डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन। बच्चों, आज जो हम करने वाले हैं वो हमारा ईवीएस जो सब्जेक्ट है सेमेस्टर 1 F5 बीकॉम का, उसका चैप्टर 4 जो है वो हमारा बाकी है, तो आज हम उसको कंप्लीट करने वाले हैं। ये जो चैप्टर है बच्चों, ये हमारा अर्बनाइजेशन एंड एनवायरनमेंट के ऊपर है। बच्चों, अब तक आपको टेक्स्ट बुक के PDF मिलते आए हैं और अब से हमने क्या किया है, उसी के ऊपर जितना भी अपना लेक्चर्स जो है वो बनाया है। लेकिन कई बार बच्चों के सवाल होते हैं कि मैम क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, इस क्वेश्चन का आंसर कितना स्पेसिफिक होना चाहिए। तो आज जो मेरा चैप्टर 4 मैंने आपके लिए बनाया है वो सारे क्वेश्चन के आंसर्स ही मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, जिसके साथ साथ हमारा कंसेप्चुअल पार्ट भी हो जाएगा, क्वेश्चन एंड आंसर्स भी सॉल्व हो जाएंगे और उसी के साथ साथ हमारा जितना पोर्शन है वो भी क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। अब देखो बच्चों, मैंने यहाँ पर है ना, आपको कितने मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं क्वेश्चन, 10 मार्क के लिए पूछा जाता है। अब एक क्वेश्चन हो सकता है आपको 10 मार्क के लिए क्वेश्चन में पूछा गया हो या 5 मार्क्स शॉर्ट नोट के लिए पूछा गया हो। आंसर की लेंथ आप मार्क्स के हिसाब से लिख लेंगे। समझाना तो मुझे सारे टॉपिक्स है, तो मैं आपको क्लियर कट पूरा लेंथी आंसर्स के हिसाब से ही क्या करने वाली हूँ, क्वेश्चन के आंसर्स को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो आई होप आपको आज का कंसेप्ट जो है वो क्लियर होगा कि किस तरीके से हम इस चैप्टर 4 में आगे बढ़ने वाले हैं। टेक्स्ट बुक के पीछे जो आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं, बस उसी क्वेश्चंस को मैंने क्या किया है, कलेक्ट करते हुए उसी को सारा सॉल्व करके आपके सामने उसको प्रेजेंट किया है। तो बिना वक्त ज़ाया किए बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो हम स्टार्ट करेंगे, जो कि है हमारा चैप्टर 4 अर्बनाइजेशन एंड एनवायरनमेंट के ऊपर। अर्बनाइजेशन क्या होता है, एनवायरनमेंट क्या है, ये तो हम जानते ही। अर्बनाइजेशन क्या होता है, जैसे आगे क्वेश्चन आते जाएगा हम आपको एक्सप्लेन करते जाएंगे। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स विद सूटेबल एग्जांपल्स, यानी कि आपको यहाँ पर क्या करना है, कॉन्सेप्ट को समझाना है, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पर आपको एग्जाम्पल भी देने हैं। तो सबसे पहला जो आपको पूछा गया है वो पूछा गया है अर्बनाइजेशन के बारे में। चैप्टर का नाम ही जो है वो अर्बनाइजेशन से शुरू होता है, तो अर्बनाइजेशन आपको एक्सप्लेन करना है। नाउ अर्बनाइजेशन होता क्या है, अर्बनाइजेशन एक प्रोसेस है। क्या है अर्बनाइजेशन, इसको बोला जाता है एक प्रोसेस जिसके अंदर पॉपुलेशन जो है वो बढ़ता जाता है, रिसाइड्स इन अर्बन एरियाज, यानी कि शहर का जो पॉपुलेशन है वो क्या होता है, बढ़ते जाता है। और जब ये शहर का पॉपुलेशन बढ़ते जाता है तो वो शहर और ज़्यादा ग्रो और एक्सपांड करता है। वो शहर क्या करता है, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ सिटीज़। तो जो सिटी होती है वो क्या होती है, वो और ज़्यादा एक्सपांड होती है। यानी मुंबई जैसे शहर में ऑलरेडी लोग रह रहे हैं, लेकिन इसी के साथ साथ और भी लोग आकर रहना शुरू कर देते हैं, तो बेसिकली उस प्रोसेस को हम बुलाते हैं अर्बनाइजेशन। Now, it involves the shift of people from rural to non-urban areas. लोग कहाँ से शिफ्ट होते हैं, रूरल से शिफ्ट होते हैं टू नॉन अर्बन एरियाज की तरफ। अब नॉन अर्बन एरियाज है, पॉपुलेशन कम है, धीरे धीरे लोग आना शुरू होते हैं, तो नॉन अर्बन एरियाज जो है वो अर्बन सेंटर्स बनने शुरू हो जाते हैं, रिजल्टिंग इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ। अब क्योंकि लोग आते जा रहे हैं यहाँ पर, तो हमको कई सारी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है, इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल एक्टिविटीज़ विद इन दीज अर्बन एरियाज। जब शहर में आना शुरू कर दिए, लोग ज़्यादा है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी ज़्यादा होगी, सोशल एक्टिविटीज़ भी ज़्यादा होगी, कल्चरल एक्टिविटीज़ भी यहाँ पर ज़्यादा होगी, राइट। तो ये सारी ज़्यादा एक्टिविटीज़ जो है वो अपने आप क्या होते जाएगी, बढ़ते जाएगी। क्यों, क्योंकि पहले लिमिटेड लोग थे, अब बाहर से भी लोग आकर रहना यहाँ पर शुरू कर दिए। तो नॉन अर्बन एरियाज़ जो गाँव से शहर में आ रहे हैं, नॉन अर्बन एरियाज़ में आ रहे हैं, धीरे धीरे वो क्या होता है, अर्बन बनते जाता है विथ अ मिक्सचर ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल एक्टिविटीज़। नाउ अर्बनाइजेशन इज अ ग्लोबल फिनोमिना। अब ये ग्लोबल फिनोमिना है, यानी कि ग्लोबली हर जगह पर होता है। ऐसा नहीं कि इंडिया के सिर्फ मुंबई शहर में लोग आकर बसे हैं, और भी कई सारी जगह है दुनिया भर में जहाँ पर लोग जाकर शिफ्ट होते हैं, रहते हैं वहाँ पर। जैसे इंडिया से बाहर भी कुछ लोग जाते हैं, न्यूयॉर्क में जाकर सेटल हो जाते हैं, LA में जाकर सेटल हो जाते हैं, वहाँ जाकर बेसिकली वो लोग काम के हिसाब से जाते होंगे या किसी भी XYZ रीज़न से जाते हैं, लेकिन वहाँ पर जाते हैं, राइट। तो यहाँ से वहाँ पर शिफ्ट हो गए, तो और ज़्यादा उस सिटी को ने क्या कर दिया, और ज़्यादा अर्बनाइज्ड कर दिया, इसीलिए इसको एक ग्लोबल फिनोमिना बोला जाता है। एंड हैज़ बीन ऑकरिंग एट अ रैपिड पेस, यानी कि बहुत ही तेज़ी से दुनिया के कई सारे हिस्सों में जो है वो अर्बनाइजेशन हो रहा है। दुनिया के कई सारे हिस्सों में अर्बनाइजेशन बहुत ही तेज़ी से हो रहा है, बस इसी कॉन्सेप्ट को हम बुलाते हैं अर्बनाइजेशन। अब हमने यहाँ पर एक टर्म देखा था ना, सिटीज़। अब आप बोलोगे अर्बन दिया है, सिटी दिया है, तो फ़र्क क्या है, फ़र्क होता है।
सिटी जो है वो हम किसको बुलाते हैं? अ सिटी इज अ ह्यूमन सेटलमेंट कैरेक्टराइज्ड बाय अ हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। यहाँ पर क्या बताया गया है? सिटी जो है, शहर जो है, वो किसको बुलाया जाता है? जहाँ पर लोगों की संख्या, जनसंख्या जो होती है लोगों की, वो क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो ये जो पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होती है एक सिटी के लिए, 50,000, कितना? 50,000 से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो होना चाहिए ताकि आप उसको सिटी बुला सको। एंड द प्रेजेंस ऑफ वेरियस इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल एक्टिविटीज़। जहाँ 50,000 से ज़्यादा लोग होंगे तो वहाँ पर इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल एक्टिविटीज़ भी डेवलप होगी। इट इज़ टिपिकली लार्जर एंड मोर कॉम्प्लेक्स देन टाउन्स और विलेजेस। अब ये टाउन और विलेजेस यानी कि गांव से और टाउन से क्या होता है? ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर 50,000 का पॉपुलेशन है। टाउन में कितना होता है? जब हम टाउन बढ़ेंगे तब मैं आपको बताती हूँ टाउन का पॉपुलेशन कितना होना चाहिए। नाउ इट इज़ टिपिकली लार्जर, जैसे हमने पढ़ा अभी, ये जो सिटी होती है, शहर होते हैं, वो बहुत बड़े होते हैं जहाँ पर टाउन्स और विलेजेस से ज़्यादा पॉपुलेशन होगा। एंड इट सर्व्स एज अ सेंटर फॉर, अब ये जो शहर होते हैं यहाँ पर क्या होता है? गुड गवर्नेंस होता है, कॉमर्स होता है यानी ट्रेड होता है, यहाँ पर इंडस्ट्रियल सेटअप होते हैं, यहाँ पर कल्चरल एक्सचेंजेस होते हैं। तो सिटीज़ प्ले अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग सोसाइटीज़, यानी कि सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए सिटी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एंड आर ऑफन डिफाइंड बाय द डिस्टिंक्ट फीचर्स एंड फंक्शंस, और उसके अलग अलग फीचर्स और फंक्शंस होते हैं जो कि सिटी को क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। एग्जाम्पल आपको यहाँ लिखना है तो आप मुंबई का एग्जाम्पल लिख सकते हो जहाँ पर 50,000 से ज़्यादा पॉपुलेशन रहता है डेफिनेटली, तो उसको हम सिटी में काउंट करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव इज अ टाउन। A town is a human settlement that is smaller in size and less densely populated compared to city। अब इसको क्या बोला गया है? देखो, सिटी बड़ा होता है, टाउन जो है वो उसके कंपैरिजन में छोटा होता है। टाउन हम किसको बुलाते हैं? जहाँ पर 5,000 पॉपुलेशन जो है वो 5,000 होना चाहिए, 5,000 से ज़्यादा होगा तो भी चलेगा। तो अगर किसी एरिया का इतना पॉपुलेशन है 5,000 एंड अबाव, तो हम उसको टाउन बुलाते हैं, इसीलिए उसको बोला गया है कंपेयर टू सिटी। कंपेयर टू सिटी क्या होता है? स्मॉलर इन साइज होता है, उसको हम बुलाते हैं टाउन। Now, it typically serves as a local administrative and commercial center for a specific region or area। तो बेसिकली एक ये लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव और कमर्शियल सेंटर होता है एक स्पेसिफिक रीजन या स्पेसिफिक एरिया के लिए। टाउन्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ स्मॉलर पॉपुलेशन, जैसे मैंने कहा 5,000 या उससे ज़्यादा हो सकता है, लेकिन 5,000 मिनिमम होता है जिसको हम टाउन कह सके। तो यहाँ पर जो है वो स्मॉलर पॉपुलेशन होता है। अ लेस कॉम्प्लेक्स अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, थोड़ा सा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में इसको काउंट किया जा सकता है। एंड अ मोर इंटीमेट कम्युनिटी फील कंपेयर टू लार्जर सिटीज़। बड़े बड़े शहरों में जहाँ लोगों को आपस में शायद इतना टाइम नहीं मिलता होगा एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप डेवलप करने का, लेकिन टाउन जो है वो उसका अपोजिट होता है। The specific criteria for classifying an area as a town can vary between countries। यानी कि टाउन को डिफाइन करने के लिए हर कंट्री का अपना एक डेफिनेशन हो सकता है जो टाउन को डिफाइन करता है। हम जो है 5,000 एंड अबव पॉपुलेशन है तो उसको टाउन जो है वो बुलाते हैं। टाउन्स आर स्मॉलर देन सिटीज़ इन टर्म्स ऑफ बोथ पॉपुलेशन एंड फिजिकल साइज। तो जिसको हम टाउन बुलाते हैं ना कि पॉपुलेशन में, ना कि सिर्फ हम जनसंख्या के बारे में बात कर रहे हैं जो कि शहरों से छोटी होती है, हम फिजिकल साइज जो है उसको भी अगर देखें तो वो भी, यानी कि जो जोग्राफिकल एरिया होता है वो भी क्या होता है? वो भी कम होता है एज कम्पेयर टू सिटीज। दैट इज द रीजन वी कॉल इट एज टाउन। They often have a distinct sense of community and a more relaxed pace of life compared to cities। शहर की जो ज़िंदगी होती है बड़ी भाग दौड़ भरी होती है, बहुत ही तेज़ गति वाली होती है, लेकिन अगर हम टाउन की बात करें तो बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट होता है। कंपेयर टू सिटीज़, टाउन्स मोर पीसफुल कम्युनिटी जो है वो यहाँ पर मिलेगी आपको। ओके, तो दैट वॉज अबाउट योर टाउन। नेक्स्ट वी हैव इज मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। अब देखो सिटीज़ में भी क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन होता है और मेगापोलिस भी होता है। तो हम पहले देखेंगे हमारा मेट्रोपॉलिटन जो है वो क्या होता है। A metropolitan city, also known as a metropolis, is a large urban area। अब इसको याद रखना, मेट्रोपॉलिटन को हम मेट्रोपोलिस सिटी भी बुलाते हैं। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ यानी कि मेट्रोपोलिस is a large urban area that serve as the main economic, political and cultural hub of a region or country। यानी कि किसी भी कंट्री का, ये जो सिटी की हम बात कर रहे हैं मेट्रोपॉलिटन या मेट्रोपोलिस, ये किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चरल हब होता है। क्या होता है? इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चरल हब होता है किसी भी रीजन का या उसकी कंट्री का।
इट हैज़ मोर देन 1 मिलियन इनहैबिटेंट्स और पॉपुलेशन। शहर सिटीज़ में कितना होता है 50,000 एंड अबाव। मेट्रोपोलिस क्या बोलता है, यहाँ पर लोगों की जो जनसंख्या होती है वो कम से कम मोर देन 1 मिलियन होती है, इतने लोग यहाँ रहते हैं, तभी हम उसको मेट्रोपोलिस बुलाते हैं या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ कहते हैं। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय अ हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, जहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेज़ी से होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अलग अलग यहाँ पर परफॉर्म की जा सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज इज टिपिकली वेल डेवलप्ड एंड एक्सटेंसिव। यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप होता है। दे हैव अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ रोड्स, हाईवेज। अब यहाँ पर जो है देखो, आप जब ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होती है तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की जब हम बात करें तो चाहे आप रेलवे की बात करो, ब्रिज की बात करो, जितने भी तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो, आप रोड्स की बात करो, हाईवे की बात करो, ब्रिजेस की बात करेंगे, आप यहाँ पर एयरपोर्ट्स की बात करो, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की बात करो, ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क जो है वो क्या किया गया है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तोड़ मरोड़ के कुछ ना कुछ रास्ता हमको निकालना है ताकि हम अपनी पब्लिक को बेटर कम्युनिटी सर्विसेज जो है वो दे सके। सिस्टम्स टू अकोमोडेट द हाई वॉल्यूम ऑफ पीपल एंड गुड्स मूविंग विद इन द सिटी एंड बियॉन्ड। अच्छा, आप लोगों ने कभी विरार ट्रेन में ट्रैवल किया होगा, राइट? कभी तो किया होगा ट्रैवल। विरार ट्रेन कितनी है, बोरीवली ट्रेन कितनी है। अब पॉपुलेशन हमारे पास इतना ज़्यादा है और ट्रेन जो है कितना, अगर आप बढ़ाओगे भी ट्रेन का पॉपुलेशन तो कितना बढ़ा दोगे, कितनी क्वांटिटी में ट्रेन को प्रोड्यूस करोगे। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे पास दूसरे विकल्प आते हैं। वो दूसरे विकल्प क्या होता है, या तो रोड्स या तो हमारा बसेस का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो भी अवेलेबल है। इसके साथ साथ जो है अगर आप देखो तो मेट्रो सिस्टम भी अवेलेबल है, मेट्रो ट्रेन है, राइट? भले दहीसर तक अवेलेबल है लेकिन वहाँ के बाद कहीं ना कहीं हमारी ट्रैफिक, हमारी जो पॉपुलेशन है उतना ज़्यादा उतर भी तो जाता है, तो कहीं ना कहीं हमको कुछ ना कुछ तो सहूलियत मिलती ही है। तो ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इतने सारे लोगों को, क्योंकि हम किसी को शहर से बाहर तो निकाल नहीं सकते कि भाई आप शहर छोड़कर चले जाओ, हमारे शहर में जगह ज़्यादा नहीं है, हम किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकते, राइट? तो उतने पूरे पॉपुलेशन को हमको एकोमोडेट करना होता है, तो कहीं ना कहीं हमको एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होता है। अकोमोडेट द हाई वॉल्यूम ऑफ पीपल एंड गुड्स मूविंग विद इन द सिटी एंड बियॉन्ड। और इसी के साथ साथ गुड्स भी तो मूव होते रहते हैं, यहाँ से वहाँ सामान जा रहा है, बेचना है, खरीदना है, तो इन सारी चीज़ों के लिए हमको एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ही ज़रूरत है। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ ऑफन हैव मॉडर्न अम्यूनिटीज़ सच एज शॉपिंग मॉल्स। अब अगर हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की बात करें तो यहाँ पर क्या क्या अम्यूनिटीज़, क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है। शॉपिंग मॉल्स मिलेंगे आपको, एंटरटेनमेंट के लिए कई सारी जगह मिलेगी आपको, स्पोर्ट्स के स्टेडियम्स होते हैं, कल्चरल इंस्टीट्यूशंस फॉर्म किए जाते हैं स्पेसिफिकली, क्योंकि यहाँ पर इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल एक्टिविटीज़ तीनों क्या बोला गया है, इसको सेंट्रल हब बोला गया है किसी भी रीजन या कंट्री का। सो इकोनॉमिकली मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ प्ले अ क्रूशल रोल एज इंजन्स ऑफ ग्रोथ। अब क्योंकि ये जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ तरक्की करेगी, सेंट्रल हब है, तो अपने आप हमारा देश भी तरक्की करेगा। They are home to major industries, financial institutions, multinational corporations and business districts। तो यहाँ पर क्या होता है, they are home, ये घर होता है किसके लिए, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के लिए। ये कई सारी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर आकर क्या होती है, सेटअप करती है अपनी इंडस्ट्रीज़ को। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो आपको यहाँ पर मिलेंगे, उसी के साथ साथ MNCs, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस भी आपको मिलेंगे, और बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जो हम CBD बुलाते हैं, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, वो भी आपको मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन आपको याद रखना है कितना होता है, 1 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन होता है। तो वो होती है हमारी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। नेक्स्ट जो आती है हमारी वो है मेगालोपोलिस सिटीज़। अब ये मेगालोपोलिस सिटीज़ जो है ये क्या होती है, मेगालोपोलिस सिटीज़ ऑल्सो नोन एज मेगा सिटी, जिसको हम बुलाते हैं मेगा सिटी या रीजन, और अ कॉन्वर्बेशन इज एन एक्सटेंसिव अर्बनाइज्ड एरिया दैट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। यानी कि यहाँ पर बहुत सारी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होती हैं। मेगालोपोलिस क्या है, मेगालोपोलिस जो है देखो ये है हमारी मेगालोपोलिस सिटी। अब इसके अंदर कई सारी कौन सी सिटी होती है, मेट्रोपॉलिटन। अभी अभी हमने देखा है ना मेट्रोपॉलिटन, मेट्रोपॉलिटन जो है वो क्या है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है जहाँ पर ह्यूज नंबर ऑफ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होती है, जहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन होता है। अब समझो ये मेगालोपोलिस है तो यहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन, यहाँ 1 लाख, यहाँ 1 लाख, इस सब को मिलाकर जो है वो हमारी क्या बनती है, मेगा सिटी बनती है। क्या बनती है, मेगा सिटी या मेगालोपोलिस सिटी जिसको हम बुलाते हैं। एंड द सराउंडिंग सबर्बन एंड पेरी अर्बन रीजन्स। पेरी अर्बन रीजन्स क्या होता है, देखो ये जो है वो गाँव, ये जो है वो शहर है, ये जो है वो गाँव है, ठीक है। अब इनके बीच का जो इतना एरिया है ना, इसको हम क्या बुलाते हैं,
पेरी अर्बन रीजन्स बुलाते हैं। पेरी अर्बन रीजन्स जो गांव और शहर दोनों को बिलोंग करता है। नाउ A megalopolis has more than 10 million inhabitants population, यानी ये जो एंटायर मेगा सिटी है, इस मेगा सिटी के अंदर कितना पॉपुलेशन होता है? 10 मिलियन। 10 मिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन होता है मेगा सिटी में। देखो टाउन्स में कितना होता है? 5000। सिटीज़ में कितना होता है? 50,000, मतलब इनसे ज़्यादा होता है, ठीक है। टाउन्स में 5000 से ज़्यादा, सिटीज़ अगर आप किसी को शहर बुलाओगे तो वहाँ पर 50,000 से ज़्यादा होना चाहिए। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ अगर आपको बुलाना है तो वहाँ पर कितना होना चाहिए पॉपुलेशन? वहाँ होना चाहिए 1 लाख का। और जब हम बात करते हैं मेगालोपोलिस सिटीज़ की तो यहाँ पर 10 मिलियन, क्योंकि ये सारी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को इंक्लूड करती है अपने अंदर। तो मेगालोपोलिस सिटी या मेगा सिटी आप बुला लो, यहाँ पर पॉपुलेशन इट इज़ मोर देन 10 मिलियन इनहेबिटेंट्स। नाउ द मेगालोपोलिस रीजन्स इन इंडिया। अच्छा, अगर हम इंडिया में देखें तो ये मेगालोपोलिस सिटीज़ कहाँ पर आती है? इंडिया में जो है हमारा दिल्ली एनसीआर, यहाँ पर हमारी मेगालोपोलिस सिटी है। कोलकाता मेट्रोपॉलिटन रीजन KMR, फिर आता है मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन MMR जो हमने सुना है। चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, तो ये हमारी कौन सी सिटीज़ है? आप सोच रहे रहोगे कि हम इसको सिर्फ सिटीज़ में या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में काउंट करेंगे, तो आप गलत है। इनको मेगा सिटीज़ बुलाया जाता है। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई बेंगलुरु और हमारा दिल्ली NCR, तो ये हमारी मेगालोपोलिस सिटीज़ में आती है। अब आप बोलोगे मैम इतना शॉर्ट एक्सप्लेनेशन क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में हमने देखा था एक्सप्लेन द फॉलोइंग, कंसेप्ट दिया हुआ है, तो कंसेप्ट दिया हुआ है तो कंसेप्ट 2-2, 3-3 मार्क्स के लिए ही होता है, तो हम उसको उतना ही पढ़ेंगे और उतना ही आंसर लिखेंगे जितनी इसको समझने के लिए ज़रूरत है। अच्छा, नेक्स्ट आता है हमारा माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब होता है शिफ्ट और मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। शिफ्ट और मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब क्या ये माइग्रेशन हुआ? इसको माइग्रेशन नहीं बुलाते, हम इसमें समझते हैं माइग्रेशन एग्जैक्टली क्या है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ पीपल मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर with the intention of establishing a new residence और temporary settlement। 2 रीज़न की वजह से माइग्रेशन होता है। या तो आप कहीं पर जाकर बस जाना चाहते हो हमेशा के लिए, या तो टेम्पररी आप कहीं पर जाकर शिफ्ट हो रहे हैं। अभी आपने देखा है कि कई सारे बैचलर्स होते हैं गांव से शहर में आते हैं पढ़ाई करने के लिए। कई सारे लोग होते हैं जो मैरिड होते हैं जो गांव से शहर में आते हैं जॉब करने के लिए, राइट। तो ये दोनों ही सूरतों में हम उसको क्या बुलाएंगे? हम उसको माइग्रेशन बुलाएंगे। अब या तो जो बच्चा यहाँ पर आया है पढ़ाई करने के लिए, हो सकता है वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करेगा वापस से अपने गांव चला जाएगा, या फिर वो चाहता है पढ़ाई कंप्लीट करके शहर में ही रहना है उसको, या वो चाहता है कि मुझे जॉब परमानेंटली शहर में ही जाकर करना है, या इंडिया से बाहर चले जाना है, वहाँ जाकर काम करना है। तो इन दोनों ही सिचुएशन को हम क्या बुलाएंगे बच्चों? हम इसको बुलाएंगे माइग्रेशन। ओके, इट इन्वॉल्व्स द क्रॉसिंग ऑफ जियोग्राफिकल, कौन सी बाउंड्रीज? जियोग्राफिकल बाउंड्रीज को आप क्रॉस कर रहे हो, यानी फिजिकल लोकेशन को आप क्रॉस करते हो, एक शहर से दूसरे शहर में, एक गांव से शहर में, तो ये आप क्या कर रहे हो? जियोग्राफिकल बाउंड्रीज क्रॉस करते हो। पॉलिटिकल बाउंड्रीज भी क्रॉस कर रहे हो, क्योंकि जो आपके यहाँ पर पॉलिटिकल बैकग्राउंड था, आप जहाँ पर जा रहे हो वहाँ पर जो होगा वो कम्प्लीटली अलग होगा। सोशल बाउंड्रीज को भी आप क्या करते हो? क्रॉस करते हो, क्योंकि यहाँ अपने फैमिली के साथ रह रहे थे, कम्युनिटी थी, नेबरहुड थे, सब कुछ थे, जान पहचान वाले थे। अब एकदम से अनजान जगह पर आप चले गए हो जहाँ पर आपने पॉलिटिकल, सोशल और ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को क्रॉस की है ना। ऑफन ड्रिवन बाय वेरियस फैक्टर्स। अब ये जो हम माइग्रेट होते हैं क्यों होते हैं, क्या रीज़न हो सकते हैं? या तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही है, फाइनेंशियली आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, सोशल फैक्टर्स की वजह से आप जा रहे हो, आप वहाँ पर खुश नहीं हो, आप अपने कम्युनिटी से खुश नहीं हो। कम्युनिटी मतलब वे यू बिलोंग टू दैट प्लेस, जहाँ पर आप जिन लोगों के साथ रह रहे हो, मे बी यू डोंट वांट टू स्टे विद देम। हम कई बार कहते हैं ना यहाँ का माहौल अच्छा नहीं है, तो वो सोशल फैक्टर्स होता है, तो आप वहाँ से शिफ्ट होना चाहते हो। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, आप जहाँ पर रहते हो वहाँ आए गए दिन पॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम होती ही है, इसीलिए आप वहाँ पर रहना नहीं चाहते हो। एनवायरमेंटल कंडीशंस जो है वहाँ पर वो अच्छे नहीं है, या फिर पर्सनल एस्पिरेशंस है। पर्सनल एस्पिरेशन जैसे मैं चाहती हूँ इंडिया से बाहर चले जाओ और वहाँ जाकर काम करूँ, तो ये मैं अपनी पर्सनल ग्रोथ चाहती हूँ क्योंकि मुझे वहाँ जाकर रहना है। इसमें कोई भी इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल फैक्टर नहीं आया। इट इज़ माई एस्पिरेशन कि मुझे जाकर उस कंट्री में रहना है, वहाँ जाकर सेटल होना है, तो उसको बोलते हैं पर्सनल एस्पिरेशंस। नाउ
माइग्रेशन कैन ऑकर विद इन अ कंट्री नोन एज इंटरनल और डोमेस्टिक माइग्रेशन और अक्रॉस नेशनल बॉर्डर्स नोन एज इंटरनेशनल माइग्रेशन। अब माइग्रेशन जो है वो क्या होते हैं, दो हो सकते हैं, इंटरनल हो सकता है या एक्सटर्नल हो सकता है। इंटरनल अपनी ही कंट्री में हम क्या कर रहे हैं, माइग्रेट हो रहे हैं, मुंबई से बेंगलोर शिफ्ट हो गए हैं हम, तो ये माइग्रेशन होता है, इसको डोमेस्टिक माइग्रेशन बुलाएंगे। इंटरनेशनल माइग्रेशन क्या होता है, जहाँ पर हमने अपनी जोग्राफिकल बाउंड्री हमारे कंट्री की क्रॉस कर दी, कहीं और चले गए। मैं इंडिया में हूँ, मैं दुबई चले गई, मैं सिंगापुर चले गई, वहाँ जाकर मैंने जॉब देख लिया या वहाँ जाकर मुझे सेटल होना है, तो वो मेरा इंटरनेशनल माइग्रेशन होगा। Now, it can be voluntary where individuals choose to relocate in pursuit of better opportunities or improved living conditions. यानी कि माइग्रेशन वॉलेंट्री होता है, आप अपनी मर्जी से खुद सिलेक्ट करते हो, मुझे जहाँ जाना है, मुझे जहाँ रहना है, दैट इज़ माई राइट ऑफ चॉइस, तो वो मैंने सिलेक्ट किया है। और इट कैन बी फोर्स्ड वेयर पीपल आर कंपेल्ड टू मूव ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट, परसिक्यूशन और एनवायरमेंटल डिजास्टर्स। एक हो गया जो कि वॉलंटरी होता है, अपनी मर्जी से आपने सिलेक्ट किया आपको कहीं जाना है। दूसरा है कि आपको छोड़कर जाना पड़ रहा है ज़बरदस्ती, हो सकता है कोई कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से जाना होगा, आप वहाँ से जाना नहीं चाहते, हो सकता है आपका बैकग्राउंड ऐसा है कि वहाँ से आपको निकाला जा रहा हो ज़बरदस्ती, क्योंकि आपने वहाँ पर एकदम आतंक मचा रखा है, परेशान कर रखा है लोगों को, तो आपको ज़बरदस्ती वहाँ से निकाल रहे हैं, सीधा तड़ी पार कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती है दैट इज़ फोर्सफुली डन, तो वो होता है हमारा फोर्स्ड माइग्रेशन। I hope we are clear with the concept of migration. Now moving to the next concept, that is emigration. Emigration का मतलब क्या होता है? It is an act of leaving one's country of residence or nationality with the intention of settling in another country. देखो माइग्रेशन मूविंग होता है, टेम्पररी होता है, परमानेंट हो सकता है। एमिग्रेशन क्या बोलता है, आप अपनी कंट्री को छोड़कर दूसरी कंट्री में जा रहे हो विद द इंटेंशन ऑफ सेटलिंग इन अनदर कंट्री, आप दूसरी कंट्री में जाकर रहना चाहते हो, अपनी कंट्री को छोड़ चुके हो, दूसरी कंट्री में जाकर रह रहे हो, दैट इज एमिग्रेशन। एमिग्रेशन है, इट्स ई है तो एमी, आई है तो इमी होता है। इमिग्रेशन इज डिफरेंट, एमिग्रेशन इज डिफरेंट। ऑलमोस्ट उनके रीजंस और सिमिलैरिटीज होती है, जैसे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट है, मैंने एक्सपोर्ट किया तो आपने इम्पोर्ट किया ना, वैसे ही होता है एमिग्रेशन और इमिग्रेशन का। एमिग्रेशन अपनी कंट्री छोड़ी, इमिग्रेशन किसी और कंट्री में आ गई, तो उनके लिए वो इमिग्रेशन होता है। Okay, it is the opposite of immigration which refers to the process of entering and establishing residency in a new country. तो जो कि immigration का क्या होता है, अपोजिट होता है। immigration मतलब आना, emigration मतलब जाना। Emigration is typically driven by various factors. अब कौन से ऐसे फैक्टर्स है जिसकी वजह से मैं अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में जाकर सेटल होना चाहती हूँ। मोटिवेशन हो सकता है मुझे किसी देश का कल्चर बहुत अच्छा लगा हो, वहाँ का फ्रीडम, वहाँ पर पैसे ज़्यादा है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, कोई भी फैक्टर जो मुझे पसंद आता है जिसकी वजह से मैं वहाँ जाकर रहना चाहती हूँ। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है, जॉब अपॉर्चुनिटी वहाँ पर ज़्यादा अच्छी है, वहाँ पर सैलरी ज़्यादा अच्छी मिलती है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है अपनी कंट्री में, इसलिए मुझे दूसरे कंट्री में जाना है। सोशल फैक्टर्स है, एजुकेशन है, परस्यू करना है मुझे एजुकेशन, इसलिए यहाँ से बाहर जाना है। कनाडा चले जाते हैं कई सारे लोग क्योंकि उनको वहाँ से ज़्यादा बेटर एजुकेशन परस्यू करने मिलता है, फिर वही जाकर जॉब करके सेटल होना चाहते हैं। फैमिली रीयूनिफिकेशन हो सकता है, आपकी फैमिली वहाँ रहती है, आप यहाँ रह रहे हो, तो आपने सोच लिया बस हो गई पढ़ाई वढ़ाई सब कंप्लीट, आप छोड़ छाड़ के फिर अपनी फैमिली के पास चले जाना है। और सीकिंग असाइलम, पीपल में चूज टू एमिग्रेट इन सर्च ऑफ बेटर जॉब प्रोस्पेक्ट्स। अब लोग क्यों छोड़कर जाते हैं, कई बार अच्छी जॉब चाहिए होती है, ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं उनको, अच्छी सैलरी मिल रही है, लिविंग कंडीशंस को अपनी सुधारना है, आप जहाँ रह रहे हो वहाँ पर एजुकेशन ज़्यादा अच्छा नहीं है, हेल्थ केयर अच्छा नहीं, तो आप यहाँ से छोड़कर जाना चाहते हो। और टू एस्केप कॉन्फ्लिक्ट, परसिक्यूशन और अप्रेसिव पॉलिटिकल रिजाइंस, किसी भी तरीके से पॉलिटिकल चीज़ों को आप अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, आप छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट आता है इमिग्रेशन। अच्छा, इमिग्रेशन में ना आप जो भी ये लिखा है ना सब कुछ सेम है, खाली फ़र्क क्या है, एमिग्रेशन का मतलब अपनी कंट्री छोड़कर जाना, इमिग्रेशन का मतलब होता है दूसरी कंट्री में आप आ गए हो। जैसे मैंने आपको बताया ना एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, एक जन एक्सपोर्ट करता है तो वो भेज रहा है तो वो एक्सपोर्ट हो गया, जो ले रहा है उससे वो इम्पोर्ट करता है, बस इतना ही फ़र्क है एमिग्रेशन और इमिग्रेशन का। एमिग्रेशन अपनी कंट्री को छोड़ देना, इमिग्रेशन इज कमिंग टू अ न्यू कंट्री और रीजन विद द इंटेंशन ऑफ एस्टैब्लिशिंग परमानेंट रेसिडेंसी, यानी परमानेंटली आप वहाँ पर आकर उस इंटेंशन से रह रहे हो। It involves crossing national borders and settling in a country that is different from one's country of origin or previous residence. यानी पहले आप जहाँ पर रह रहे थे उसको छोड़ के आप दूसरी हमारी कंट्री में आ गए हो रहने के लिए, तो वो हो जाता है हमारा इमिग्रेशन। अब इसके भी कोई भी रीज़न हो सकते हैं, जो अभी अभी हमने रीज़न देखे, ऑल रीजन्स आर
द सेम। जॉब के लिए जा रहे हो, फैमिली रीयूनिफिकेशन के लिए जा रहे हो, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से जा रहे हो, किसी तरीके की प्रॉब्लम है या आपके पर्सनल एस्पिरेशंस है जिसकी वजह से आप जाना चाहते हो, दैट इज अप टू यू, तो वो होता है हमारा इमिग्रेशन। ओके, नेक्स्ट अभी जो हमने माइग्रेशन देखा उसका एक कंसेप्ट है जिसको हम बुलाते हैं पुश फैक्टर्स ऑफ माइग्रेशन। पुश फैक्टर्स ऑफ माइग्रेशन आर सर्कमस्टेंसेस और कंडीशन इन वंस होम कंट्री दैट एक्ट एज मोटिवेशंस और ड्राइवर्स फॉर इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स टू लीव एंड माइग्रेट टू अनदर कंट्री। पुश यानी धक्का देना, धक्का देना यानी ये एज मोटिवेटर होता है, काम करता है कि अपनी कंट्री को, अपने स्पेसिफिक रीजन को, पर्टिकुलर एरिया को छोड़ के आप दूसरी जगह पर जा रहे हो। These factors create a sense of compulsion or necessity to seek opportunities or better living conditions elsewhere। यानी आप ना चाहते हुए भी क्या करते हो, बेटर अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि आपके यहाँ पर किसी चीज़ की कमी है तो आप यहाँ से बाहर जाकर उन कमियों को पूरा करते हो। Some of the push factors of migration includes, अब push factors क्या हो सकते हैं, अनएम्प्लॉयड हो, काम नहीं है, जहाँ पर रह रहे हो वहाँ पर किसी तरीके की सेफ्टी नहीं है, सर्विसेज अवेलेबल नहीं है आपके लिए, गरीबी है, फार्मर हो, किसान हो, क्रॉप फेलियर हो जाता है, नुकसान हो जाता है, ड्रॉट यानी सूखा पड़ गया, जहाँ पर हम रह रहे हैं वहाँ पर वॉर चालू है तो हम वहाँ पर नहीं रह सकते हैं, राइट। सिविल अनरेस्ट है, यानी कि वहाँ पर माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, आए गए दिन वहाँ पर दंगे फसाद होते हैं तो हम नहीं रह सकते हैं। हज़ार्ड्स यानी किसी तरीके का खतरा हो वहाँ पर रहना। आइसोलेशन यानी अकेले रह रहे हो आप। Pull factors of migration includes potential for employment, a safer atmosphere, better service provisions, greater wealth, fertile land। ओके, हमको सिर्फ पुश फैक्टर्स जो है ना उसको देखना है, पुल फैक्टर्स हमको नहीं पूछा है तो वो हम नहीं देखने वाले। पुल का मतलब होता है खींचना, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी मिली तो हमने उस अपॉर्चुनिटी को देखकर उसकी तरफ चले गए। फर्टाइल लैंड है, लैंड अच्छा है, ड्रॉट नहीं है, सूखा नहीं पड़ा है, तो उस फैक्टर ने हमको अपनी तरफ खींच लिया। गुड फूड सप्लाईज है, पॉलिटिकल सिक्योरिटी कहीं पर हमको ज़्यादा मिल रही है, तो ये सारी चीज़ों को देखकर जो हम खींचे चले गए हैं तो वो हो गया पुल फैक्टर्स। पुश फैक्टर्स जिसने हमको धक्का दिया है कि यहाँ से तुमको निकल कर जाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जब नेगेटिव है, अगर आप देखो लैक ऑफ सेफ्टी है, लैक ऑफ सिक्योरिटी है, ये सारी नेगेटिव चीज़ें हैं तो वो पुश फैक्टर्स हो जाती है। ये सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं तो वो क्या होती है, पुल फैक्टर्स हो जाती है। Next is suburbanization. Suburbanization refers to the process of population and economic growth expanding from the central urban areas into the surrounding suburbs। यानी nearby suburbs में कहाँ से, सेंट्रल अर्बन एरिया से सबर्ब्स की तरफ जो पॉपुलेशन जा रहा है उसको हम बोलते हैं सबर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन क्या होता है, जहाँ रूरल से अर्बन की तरफ ज़्यादा लोग आकर शिफ्ट हो जाते हैं। सबर्बनाइजेशन जहाँ पर कहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं, सेंट्रल अर्बन एरिया से सराउंडिंग नियर बाय सबर्ब्स जो होते हैं वहाँ पर जाकर लोग सेटल हो रहे हैं। It involves the outward movement of people, businesses and infrastructure from the city center to the suburban areas। अब यहाँ से जो लोग जाते हैं या फिर यहाँ से businesses जो है या infrastructure जो है सिटी के सेंटर से कहाँ जा रहा है, suburban areas की तरफ जा रहा है। Suburbanization is a characteristic feature of urban development in many countries, particularly in the post World War II era। यानी कि post World War II era के बाद से ये जो concept है काफ़ी ज़्यादा familiarized हुआ है। Suburbanization is driven by various factors including population growth, changes in transportation। अब ये सारे हमारे रीजंस हैं जिसकी वजह से सबर्बनाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुआ है। जैसे कि पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ गया है तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम में चेंजेस आ गए हैं, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ कहीं पर ज़्यादा मिल रही है, लाइफस्टाइल प्रेफरेंसेस आपके जो है वो अलग है, और उसी के साथ साथ अवेलेबिलिटी ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग। आप जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ पर आप हो सकता है अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो वहाँ से आप क्या हो गए हो, शिफ्ट हो गए हो। देन कम्स योर फ्रिंज एरियाज। फ्रिंज एरियाज को फ्रिंज जोन्स भी बुलाया जाता है या फिर पेरीफेरीज भी बुलाया जाता है, जिसका मतलब होता है इट रेफर्स टू द आउटर मोस्ट पार्ट्स ऑफ अ सिटी और अर्बन एरिया दैट लाई ऑन द बाउंड्री बिटवीन अर्बन एंड रूरल एरिया। तो अर्बन और रूरल एरिया की जो बाउंड्री होती है, उसके बीच की जो बाउंड्री होती है, या किसी भी सिटी का आउटर मोस्ट पार्ट होता है, बाहरी हिस्सा जो होता है सिटी का, उसको हम क्या बुलाते हैं, उसको हम बुलाते हैं फ्रिंज एरिया या फ्रिंज जोन्स। These areas are transitional zones that experience characteristics and influences of both urban and rural environment। अब ये ऐसा एरिया होता है जो दोनों ही चीज़ों के मज़े लेता है, अर्बन के भी और रूरल के भी, क्योंकि दोनों के बीच में बाउंड्री में क्या करता है, लाई करता है।
Fringe areas typically emerge as a result of urban expansion and suburbanization. Fringe areas कब आते हैं, कब emerge होते हैं, जब suburbanization जो है और urban expansion यानी urban areas और ज़्यादा expand हो रहे हैं, तो urban expand होगा तो और suburbs की ज़रूरत होगी, तो suburbanization होगा, तो इसीलिए fringe areas और ज़्यादा बढ़ते हैं. As cities grow, they extend into previously undeveloped or rural land, creating a zone of transition between the urban core and the surrounding countryside. तो जैसे जैसे शहर जो है वो बढ़ते जाएंगे, तरक्की करते जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ऐसे जोन्स जो है, फ्रिंज जोन्स जो है वो भी और ज़्यादा बढ़ते जाएंगे. फ्रिंज एरियाज आर ऑफन कैरेक्टराइज्ड बाय अ मिक्स ऑफ लैंड यूजेस. अब ये जो फ्रिंज एरियाज है यहाँ पर देयर इज अ मिक्स ऑफ लैंड यूजेस इंक्लूडिंग रेसिडेंशियल, यानी इन एरियाओं में लैंड का यूज जो होता है वो क्या होता है, मिक्स होता है. यहाँ पर रेसिडेंशियल भी मिलेगा आपको, कमर्शियल भी मिलेगा, इंडस्ट्रियल भी मिलेगा और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ भी देखने मिलेगी. तो ये सब कुछ देखने आपको मिलेगा, उसे हम बुलाते हैं फ्रिंज एरिया या फ्रिंज जोन. ओके, नेक्स्ट वी हैव इज लैंड डिग्रेडेशन. लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है? इट रेफर्स टू द डिटीरियोरेशन ऑफ क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड. जहाँ पर लैंड क्या हो रहा है, हमारा डिग्रेड हो रहा है, क्योंकि उसकी क्वालिटी, उसकी प्रोडक्टिविटी, जो आउटपुट वो दे सकता था वो अभी ज़मीन हमको नहीं दे पा रही है. टिपिकली कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड नेचुरल प्रोसेस. नेचुरल प्रोसेस की भी वजह से लैंड डिग्रेड होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा योगदान इसके अंदर ह्यूमन एक्टिविटीज़ का होता है. It involves the decline in the capacity of land to support various ecosystem. अब जो लैंड है उसकी क्षमता खत्म हो रही है सारे इकोसिस्टम को हैंडल करने की, उसी के साथ साथ एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड ह्यूमन लाइवलीहुड्स की. लैंड डिग्रेडेशन कैन हैव सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल, इकोनॉमिक एंड सोशल इम्पैक्ट. अब लैंड डिग्रेडेशन का इम्पैक्ट जो है वो किस पर होता है? इट हैज़ गॉट अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट, इकोनॉमिक एंड सोशल. सम ऑफ द कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इंक्लूड्स. अब लैंड डिग्रेड होने की वजह से क्या हो सकता है, उसके असर क्या हो सकते, उसके रीजंस क्या है, लैंड डिग्रेड क्यों होता है सबसे ज़्यादा? डिफॉरेस्टेशन की वजह से, एक तो झाड़ों को काट के हम ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि हमको रहना है इसके लिए. सॉइल इरोजन होता है, डेजर्टिफिकेशन होता है, पोल्यूशन, माइनिंग एक्टिविटीज़, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज. ये सारे रीजंस हैं हमारे किसके? लैंड डिग्रेडेशन के. Okay, next is urban heat island. It refers to areas in cities or urbanized regions that experience significantly higher temperatures compared to the surrounding rural areas. Urban heat island या UHI जो है वो हम किसको बुलाएंगे? ऐसे एरियाज को बुलाते हैं जहाँ पर टेम्परेचर जो है वो बहुत ही ज़्यादा है एज कम्पेयर टू किसके? हायर टेम्परेचर्स कम्पेयर टू द सराउंडिंग रूरल एरियाज. आसपास के गाँव से ज़्यादा कंपेयर करें हम तो उन शहरों में क्या है, उन अर्बन एरियाज में क्या है, टेम्परेचर जो है वो बहुत ही ज़्यादा है, इसीलिए हम उसको UHI यानी अर्बन हीट आइलैंड बुलाते हैं. UHIs are caused by the modification of natural land cover, introduction of heat absorbing. अच्छा, अब ये जो UHI है हमारे, इसके रीजंस क्या है, क्यों होता है? एक तो मॉडिफिकेशन आया है नेचुरल लैंड, जितना नेचुरल लैंड है उसको हमने कितना ज़्यादा कवर कर लिया है अपने हिसाब से. इंट्रोडक्शन ऑफ हीट एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स, कितने हीट एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स हमने बनाए हैं. ऑल्ट्रेशंस इन अर्बन माइक्रो क्लाइमेट, अर्बन माइक्रो क्लाइमेट में हमने कितने ज़्यादा ऑल्ट्रेशन किए या चेंजेस किए. दिस फिनोमिना हैज़ बोथ एनवायरमेंटल एंड ह्यूमन हेल्थ इम्प्लीकेशन. अब ये जो फिनोमिना है इसका एनवायरमेंट और ह्यूमन हेल्थ दोनों पे भी असर होता है. सेवरल फैक्टर्स लीड्स टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ अर्बन हीट आइलैंड. अभी जो UHI है इसके क्या रीजंस है, क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो UHI के लिए रिस्पॉन्सिबल है? एक तो हो गया हमारा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम करते हैं, रिड्यूस्ड वेजिटेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, वेजिटेशन हरियाली जो है उसको हम क्या कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, ग्रीन स्पेसेस को ख़त्म कर रहे हैं, वेस्ट हीट फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज़. अर्बन कैनियन इफेक्ट, अर्बन कैनियन इफेक्ट का मतलब होता है टॉल बिल्डिंग्स और नैरो स्ट्रीट. अभी आप देख रहे हैं कि अर्बन एरियाज बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर में आप देखो तो बहुत ही बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो है वो बनते जा रही है. नो डाउट बिल्डिंग्स तो आप बढ़ा रहे हो, टॉल बिल्डिंग्स यानी लंबी ऊंची चौड़ी लंबी बिल्डिंग जो है वो बना रहे हो, लेकिन जो रास्ते हैं उसको आप क्या करते जा रहे हो, छोटे करते जा रहे हो. तो कहीं ना कहीं इसको हम बुलाते हैं अर्बन कैनियन इफेक्ट, अर्बन कैनियन इफेक्ट, जो कि UHI के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है. So the next question and the last question that we have in our concept is smart cities. Smart cities are urban areas that integrate advanced technologies. स्मार्ट सिटी हम किसको बुलाते हैं? जहाँ पर एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, डेटा ड्रिवन सॉल्यूशंस होते हैं टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ लाइफ, जहाँ पर क्वालिटी ऑफ लाइफ को और ज़्यादा एनहांस और ज़्यादा अपग्रेड किया जा सकता है. सस्टेनेबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ अर्बन सर्विसेज.
These cities use technology and connectivity to improve various aspects of urban living. अब ये जो शहर होते हैं ये क्या इस्तेमाल करते हैं, टेक्नोलॉजी और कनेक्टिविटी का, जिससे कि हम अर्बन शहर में जो रहने वाली ज़िंदगी है उसको और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें. इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन, अब हमको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वहाँ का लिविंग इंप्रूव करना है तो हम क्या करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी को हमने बढ़ा दिया. यानी कि स्मार्ट सिटीज़ में सब है, ट्रांसपोर्टेशन है, एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी है, बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर है, पब्लिक सर्विसेज है एंड गुड गवर्नेंस भी वहाँ पर मौजूद है. नाउ द गोल्स ऑफ स्मार्ट सिटीज़ इंक्लूड इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ. अब ये जो स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट है ये क्यों है, क्योंकि हमको लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है, जो रेसिडेंट है, जो वहाँ पर रहते हैं उन शहरों में, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को क्या करना है, इम्प्रूव करना है. ऑप्टिमाइजिंग रिसोर्स मैनेजमेंट, जितने भी रिसोर्सेस हमारे पास अवेलेबल है उसका हम ऑप्टिमाइज यानी कि ऑप्टिमम यूज़ कर सके. रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, एनवायरमेंट के ऊपर जो भी प्रभाव पड़ता है हम उसको ठीक करें. एनहांसिंग एफिशिएंसी, प्रमोटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसी के साथ साथ हम चाहते हैं कंट्री का भी डेवलपमेंट हो. एंड फॉस्टरिंग सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव अर्बन ग्रोथ, तो हम चाहते हैं कि हमारे सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव अर्बन ग्रोथ यानी शहर का भी क्या हो, और ज़्यादा उद्धार हो और ज़्यादा ग्रो करे, तो उसे हम बुलाते हैं स्मार्ट सिटीज़. तो बच्चों ये सारे हमारे कॉन्सेप्ट थे जो आपको पूछे जा सकते हैं. 10 मार्क के लिए हो सकता है 5 कॉन्सेप्ट आपको देंगे, तो 2-2 मार्क के लिए कॉन्सेप्ट आपको पूछा जा सकता है. तो यहाँ पर मैंने अपने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो है उसको कंप्लीट कर लिए है. नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर होगा पार्ट 2, उसके अंदर हम हमारे जो ब्रीफ क्वेश्चन एंड आंसर्स, जो क्वेश्चन जिस हिसाब से दिया है, जितना दिया गया है उस हिसाब से हम उसको क्या करेंगे, आंसर करेंगे. तो मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल. थैंक यू वेरी मच.